Dual nature of matter and radiation में लेक्चर नंबर 4 टुडे वी विल स्टडी अबाउट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आगे बढ़ेंगे. वी विल टॉक अबाउट मैटर वेव्स विच इज बेटर नोन एज डी ब्रोगली वेव्स. तो ये केमिस्ट्री में पता नहीं किस चैप्टर में पढ़े हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद थोड़ा सा पढ़े हो. क्या होता है कुछ बताओ, क्या जानते हो वो बताओ, जो भी आइडिया है आपको. मूविंग मैटर से रिलेटेड हो मैटर मूविंग कौन डी प्रॉब्लम मतलब क्या क्या होता है मैटर के ड्यूअल नेचर के बारे में मतलब पार्टिकल शो करता है मैटर का ड्यूअल नेचर. बोलो चलो याद नहीं बोलो. वेव पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट हुआ है ना. ऑप्टिक्स में पहले हम लोग पढ़े रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, बाद में आया वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स से पता चला कि सारा का सारा ऑप्टिक्स का फिनोमेना को हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना. हमें बचपन से ऐसा पढ़ाया गया है 8th क्लास से कि हमें लगता है कि पहले शायद पार्टिकल थ्योरी आया होगा, बट पूरा साइंस जो है वो बेस्ड था वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड रेडिएशन पर. हमें जैसा पढ़ाया गया उससे हमें लग रहा होगा कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जैसे आप पहले पढ़े वो ही आया होगा, बट उल्टा है. पहले वेव थ्योरी, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब इफेक्ट ही पहले आया था. शुरुआत से ही हम लोग 8th क्लास से ऐसा पढ़ रहे हैं कि हमें लग रहा है कि लाइट का पार्टिकल थ्योरी पहले है, बट एक्चुअली में लाइट का वेव थ्योरी ही पहले था. ठीक है, वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि इस चैप्टर में आप लोग पढ़े वहां से ऐसा मालूम चला कि लाइट को अगर आप रेडिएशंस के फॉर्म में कंसीडर कर दो. पिछले चैप्टर का समरी यही है. मेंस एडवांस नीट स्कूल का जो क्वेश्चन बना है वो तो तुम बनाए हो, वो समरी थोड़ी है. पिछले चैप्टर का समरी यह है कि आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन का क्या नहीं तो लेनार्ड एंड हर्ट्ज ने बनाया, मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन है, और सर अल्बर्ट आइंस्टीन बताए कि लाइट जो है अगर उसको रेडिएशन के फॉर्म में अगर कंसीडर करते हो तो वो डुअल नेचर शो करता है. जब लाइट इंटरैक्ट करेगा पार्टिकल के साथ, फिर लाइट का रेडिएशन इंटरैक्ट करेगा पार्टिकल के साथ, तब वो अपना पार्टिकल थ्योरी. लाइट का रेडिएशन जब इंटरैक्ट करेगा मैटर के साथ, तब वो अपना पार्टिकल थ्योरी भी एग्जिबिट करता है वाया फोटॉन्स, है ना, जिसके बारे में पिछले 2-3 दिनों से पढ़ रहे हैं. ठीक है, मतलब अब तक चल रहा है कहानी ये कि लाइट जो है वो वेव थ्योरी तो करता ही है, किसी किसी जगह पर पार्टिकल थ्योरी को शो करता है, और मिला जुला के बोला जाए तो लाइट एज ए रेडिएशन शोज डुअल नेचर. पिछले सारे चैप्टर में यही सब चीज प्रूफ हुआ. मेंस एडवांस एनडीए स्कूल नीट का तैयारी अपना अलग जगह पर है, बट फाइनली ऑप्टिक्स हमारा खत्म हुआ तो हमें यही पता चला कि लाइट जो है वो दोनों फिनोमेना को शो करता है. ठीक है, एक चीज हम लोग पढ़े नहीं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट. नहीं तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जब आप पढ़ते तो उससे आपको पता चलता है कि इससे कनेक्शन नहीं. ऐसे ही आपका 12th खत्म होने को है, पोलराइजेशन आपका आ नहीं रहा है, तो कोई पूछ दे तो कम से कम क्या बताओगे, ये थोड़ी बोल दोगे कि हम पढ़े नहीं, कुछ जानते नहीं, है ना. पोलराइजेशन भी एक लाइट का फिनोमेना है ऑप्टिक्स का, जिसमें कि हम लोग यही स्टैब्लिश करते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट है. ठीक है, तो पूछोगे कि वेव थ्योरी तो सर हो ही गया, इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन हो गया, तो पोलराइजेशन से खास बात क्या जानते हैं. तो लाइट को तुमने फाइनली क्या प्रूफ कर दिया कि वो वेव है. तो वेव भी तो 9th क्लास में पढ़े थे, 2 तरह का होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल. तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वाला वेव है, ये जो है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट से पता चलता है. आपका आ नहीं रहा इस बार, बोर्ड्स के सिलेबस में इस बार नहीं आ रहा, मेंस एडवांस नीट पे शायद आ जाए, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, है ना. बट ऐसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट स्पेसिफिक है कि वेव में भी लाइट कौन सा, तो भैया ट्रांसवर्स नेचर शो करता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से पता चलता है. खैर हम लोग इस चैप्टर की तरफ आते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने के बाद यह पता चला कि लाइट को अगर तुम कंसीडर करते हो रेडिएशन के तरह पर, तो वो डुअल नेचर शो कर सकता है. वेव तो करता ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट में वो पार्टिकल थ्योरी को भी शो करता है. ठीक है, तो इसके बाद आइंस्टीन के ही एक मतलब समकक्ष बोलो, जूनियर बोलो, बहुत बड़े साइंटिस्ट में से एक, वन ऑफ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, डी ब्रोगली. नाम सुने होंगे आप लोग, केमिस्ट्री में शायद थोड़ा पढ़े हो. एक्चुअली में डी ब्रोगली नहीं, डी ब्रॉय नाम है, ब्रोगली नहीं है. वो इंडिया में तो पढ़ा दिया जाता है, डी ब्रोगली नहीं है, डी ब्रॉय है ना. खैर उस पर बातें नहीं करेंगे. डी ब्रोगली ने 1924 में एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस दिया, जिसने फिजिक्स को अपसाइड डाउन चेंज करके रख दिया. इन्होंने कहा कि अगर लाइट
डुअल नेचर शो करता है। अगर आपने फाइनल कंफर्म कर दिया कि लाइट डुअल नेचर शो करता है, तो डुअल नेचर वाली बात कहां से आई? वेव पर तो 100% सेटिस्फाई था। तो डी ब्रोए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ने 1924 में बताया कि लाइट का डुअल नेचर वाला बात आया कहां से? तो जो आइंस्टीन का इक्वेशन जिसके बारे में आप लोग पढ़े कि जब तुमने लाइट को कंसीडर किया फोटोन के फ्लो के फॉर्म में, मतलब जब तुमने लाइट को फोटोन के फ्लो के फॉर्म में, क्या लिखा है उसको, पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कंसीडर किया, तब जाकर के वहां पर पार्टिकल थ्योरी आया। उस हिसाब से डी ब्रोए ने बताया कि अगर नहीं कर रहे थे तो सिर्फ वेव था, है ना, लेकिन जैसे ही उसको एज अ पार्टिकल कंसीडर किए, मतलब प्लंकेट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कंसीडर किए, तो उसमें हमने माना कि ये जो है वो पार्टिकल थ्योरी को भी शो करता है। तो डी ब्रोए इन 1924 gave a very bold hypothesis, क्या, जो कि आप लोगों को घर से पढ़कर आने के लिए बोला गया था। डी ब्रोगली ने 1924 में बताया, डी ब्रोगली का ये स्टेटमेंट था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ अ वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। यही डी ब्रोए का हाइपोथेसिस है। ठीक है, डी ब्रोए ने बताया कि होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितना भी एनर्जी है वो दो फॉर्म में है, या तो मैटर के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लाइट का रेडिएशन का बात हो रहा है, तो जब कंफर्म कर ही दिए आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बाद कंफर्म हो ही गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डुअल नेचर शो करता है, तो नेचर लव सिमेट्री, तो मैटर भी क्लियर कट डुअल नेचर को शो करेगा। आप लोग को होमवर्क दिया गया था, आप लोग में से बहुत लोग पढ़कर कराए। डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस कहता है अ वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मूव कर जाए उसके साथ एक वेव जो है वो एसोसिएटेड होता है। दीज वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स। इसी वेव्स को हम लोग डी ब्रोगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स कहते हैं। यह हाइपोथेसिस डी ब्रोगली ने 1924 में दिया था। ये है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली का स्टेटमेंट है, कोई भी मूविंग पार्टिकल के साथ हम लोग एक वेव को एसोसिएट कर सकते हैं। ये सीधा सीधी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस्तेमाल किया गया था। आइंस्टीन ने बिना प्रूफिंग के ये बात बताई कि जैसे ही आप लोग लाइट का रेडिएशन में मान लेते हैं कि फोटोन का फ्लो है, पार्टिकल के फॉर्म में कंसीडर किया, तब ये बात आपको मानना पड़ गया कि वो डुअल नेचर को शो करता है। मतलब पार्टिकल थ्योरी को, वेव थ्योरी तो पहले से वेरीफाइड था, सेटिस्फाइड था। वहीं से डी ब्रोए बताया कि होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कंफर्म आप कर रहे हैं कि डुअल नेचर शो करता है, तो कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर अगर मूव करे तो अ वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। दीज वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रोए वेव्स, डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स, इसी को बोला जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ करके आए होंगे, नहीं पढ़े तो थोड़ा थोड़ा इसमें हम लोग लिखेंगे। मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। डी ब्रोए का, डी ब्रोगली का जो वेव्स है, मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। Electromagnetic waves does not require a material medium for its propagation, but matter waves are not like that. Matter waves are associated with every moving particle. तो ये मूविंग पार्टिकल, और वो मूविंग पार्टिकल किस मीडियम में फ्लो कर रहा है, किस मीडियम में चल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये मैटर वेव्स जो है, डी ब्रोगली वेव जो है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। ये पहला चीज आपको जानने वाली है, अलग से कुछ अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। और केमिस्ट्री में शायद पढ़कर आए होंगे, डी ब्रोए हाइपोथेसिस जो है वो वर्क विथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक बड़ा पार्टिकल के साथ ये वेव्स एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल दिखता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो भी मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी के साथ जब मूव करे कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तभी डी ब्रोए हाइपोथेसिस जो है वो काम करता है। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने की बात हो जाए तो मेंस में, एडवांस में, नीट में, स्कूल एग्जाम में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जब तक ये वर्ड आगे मेंशन्ड नहीं हो तब तक आप इस चैप्टर में लगाए जाने वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल क्वेश्चन बनाने में नहीं करेंगे। वेव का किसी भी क्वेश्चन में आप डी ब्रोगली वेव का फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जब तक उस क्वेश्चन में, उस कॉन्सेप्ट में, उस न्यूमेरिकल में क्लियर कट मेंशन नहीं हो कि ये खेल जो है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का है, डी ब्रोगली वेव्स का है, तब तक आप वेव के किसी भी इक्वेशन में ये नहीं लगा सकते फॉर्मूला अपना सेट करके। ठीक है, तो डी ब्रोए का इक्वेशन जो है हाइपोथेसिस 1924 में आया। और इसी चैप्टर में आगे, थोड़ा सा आगे, इस बार आपके सिलेबस से ऑफिशियली काट दिया गया है, बट अनऑफिशियली तो पढ़ना ही है
इसी चैप्टर में हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो वेव नेचर, इन्होंने सिर्फ बोला था हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस विदाउट प्रूफिंग, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है विदाउट प्रूफिंग बात है ना। बट इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वेव नेचर, ये सब मेंस में नीट में एकदम आता है बीच बीच में से खोद करके क्वेश्चन, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वेव नेचर ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है ना। इस पूरे चैप्टर का समरी क्या, डी ब्रोगली बताया कि कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल हो माइक्रोस्कोपिक हो तो उसके साथ भी वेव्स एसोसिएटेड होते हैं, उसी को हम लोग डी ब्रोगली वेव कहते हैं। लेकिन इन्होंने बताया, कोई प्रूफ नहीं किया। वेव नेचर ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वाज लेटर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में से है डेविसन एंड जर्मर। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी वेव थ्योरी फॉलो अप करता है। ये 1928 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद लेटर ऑन 1929 में डी ब्रोगली गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज हाइपोथेसिस। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार डी ब्रोगली को मिला और ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि फिजिक्स को नोबेल प्राइज मिला है सिर्फ स्टेटमेंट के लिए, विदाउट एनी प्रूफिंग, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। मतलब डी ब्रोगली ने नहीं किया, डेविसन जर्मर लोग ने, इनको खुद अलग अलग नोबेल प्राइज भी मिला। लेटर ऑन 1929 डी ब्रोगली गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज हाइपोथेसिस। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है, किसका होता है? माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए और मूविंग पार्टिकल होना चाहिए, उसके साथ एसोसिएटेड होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। और वो आप लोग केमिस्ट्री में याद कर आए कितना होता है, लैम्डा बराबर h/mv वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। थोड़ा सा ऐसे ही बातचीत किताब में लिखा हुआ है कि इसमें इस्तेमाल किया इन्होंने आइंस्टीन का इक्वेशन। आइंस्टीन का इक्वेशन पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि उनका खुद फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। तो यहां पर भी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन नहीं लिख करके प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी मानेंगे। कल परसों पढ़ाया गया था। फोटोन जो आ रहा है उसका एनर्जी कितना था, उसका एनर्जी वाज hf। इफ फोटोन इज कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल, जो कि आइंस्टीन बताया करना ही पड़ेगा, ऑफ मास m, तो आइंस्टीन के इक्वेशन के हिसाब से E बराबर mc² होता है। तो आइंस्टीन के इक्वेशन के हिसाब से अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो h इंटू एफ बराबर mc² हो गया। फ्रीक्वेंसी बराबर 9th क्लास से हम लोग पढ़े c बाई लैम्डा होता है बराबर mc² हो गया। m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी से आता है मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन m इंटू सी बराबर h बाई लैम्डा आ गया। ये खास मोमेंटम है किसका, फोटोन का है। बट डी ब्रोगली बता रहे हैं कि सिर्फ फोटोन का नहीं, फोटोन का तो आइंस्टीन खुद ही बताया था, डी ब्रोगली बता रहे कि कोई भी पार्टिकल, ये तो सिर्फ फोटोन का है h/p, मतलब लैम्डा बराबर h/p और p बराबर m इंटू सी, ये सिर्फ फोटोन का है। बट डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस तो किसी भी पार्टिकल के साथ काम कर रहा है जो फास्ट मूविंग हो और छोटा हो। तो वेवलेंथ ऑफ अ वेव मूविंग विथ वेलोसिटी v इज लैम्डा बराबर h/mc नहीं होकर के mv हो जाए तो भी काम चल जाएगा। यही डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है और ये पूरा हमें लिखना है डी ब्रोगली वेव्स, मैटर वेव्स के बारे में। डी ब्रोगली का वेवलेंथ का क्वेश्चन, प्रूफिंग तो खैर कोई है ही नहीं, जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा 11th में, 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जब तक उसमें लिखा हुआ ना रहे कि वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे काम कर रहा है, तब तक हम लोग उस स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूरा हमारा चैप्टर का समरी है। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन का समरी नहीं है, ये जहां से आपका रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के यहां तक का समरी है। ठीक है, बाकी बीच में बेस एडवांस नीट स्कूल एग्जाम है, बट पूरा ऑप्टिक्स का यहां पर जाकर के समरी आपका बन करके आ गया। वैसे इट हैज नथिंग टू डू विद ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स से बाहर निकल के बात हो रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर डुअल नेचर शो करेगा तो मैटर भी करेगा, और ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में दिखता है। दिस इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लैम्डा बराबर h/mv। दिस इज डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन का सेकंड पोर्शन। इसका पहले पोर्शन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इक्वेशन एंड ग्राफ एंड क्वेश्चंस ऑफ मेंस एडवांस नीट एंड स्कूल एग्जामिनेशन बनाना है। सेकंड एक्सरसाइज में डी ब्रोगली का वेवलेंथ, और बार बार एक चीज आ रहा है, देख रहे हो किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के प्रति हमें ज्यादा इंटरेस्ट है, हाथी का, तुम्हारा, मेरा नहीं। पूरा चैप्टर जो है बोर्ड में ही कम से कम 3-4 जगह पर लिखा हुआ है, एक खास फास्ट मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन्हीं सब का डी ब्रोगली वेवलेंथ से हमें लेना देना है फिजिक्स केमिस्ट्री में। मेरे तुम्हारे स्पीड से डी ब्रोगली वेवलेंथ को लेना देना नहीं। ठीक है, लिख लो। देखो इस बार जो कटा हुआ सिलेबस है बच्चों, उसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपका आ नहीं रहा है। हर बार भी नहीं आता था, क्योंकि मतलब हर बार नहीं आता था नहीं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट काफी लंबा चौड़ा, मतलब 9th 10th 11th 12th के बच्चों के समझ के ऊपर का एक्सपेरिमेंट है। बट इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले इसको अच्छे से लिख लो।
डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या है, वेव नेचर ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो ये डी ब्रॉय जो कह रहे हैं कि एवरी फास्ट मूविंग पार्टिकल हो कैसा भी मैटर, उसके साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व होगा, उसके साथ वेव नेचर इन्वॉल्व होगा। ये इनका तो केवल हाइपोथेसिस था, प्रूफ किया गया बाय डेविसन एंड जर्मन 1928। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं अलग से थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, बट अभी चैप्टर को थोड़ा सा आगे ले जाने से पहले मैं बता दूं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने अरेंज किया था इलेक्ट्रॉन गन का मतलब कुछ नहीं, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना था कैथोड से। एक्सपेरिमेंट आपको मन होगा तो घर पर इंटरनेट से पढ़ना, बुक में नहीं है, बुक में ऐसे ही बस ऊपर से दिया हुआ है, लेकिन ये जानना है कि क्या इसका कंट्रीब्यूशन था। तो क्या क्या बताया मैं अभी, एक इलेक्ट्रॉन गन लिया गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया किस पर, निकेल के क्रिस्टल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया। किसको, अरे बोलो, बैठे मत रहो। इलेक्ट्रॉन गन से बहुत सारा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट किया गया किसके ऊपर, निकेल के क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा रहा है उस गन से, और निकेल का क्रिस्टल जो है वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको स्कैटर कर रहा था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोग जैसे क्लास 10 में पढ़े, 12 से तो हटा दिया गया, 10th में पढ़े थे, मोटा मोटी सबको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में मालूम है। अभी हमको लाइट स्कैटर नहीं, इलेक्ट्रॉन स्कैटर करवाना था, हमें नहीं, डेविसन जर्मन को, ठीक है। तो क्या क्या स्कैटर हुआ, बोलो, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ, दिखता तो है नहीं, है ना। तो क्या किया गया था, इंटेंसिटी नापने का मशीन बनाया गया था, डिटेक्टर। कभी होगा जब आप लोग का क्लास क्लोजिंग हो जाएगा तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, इसका अलग से पढ़ना होगा तो कभी पढ़ लेना। अभी बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। डिटेक्टर डाला गया क्या करने के लिए, इंटेंसिटी नापने के लिए, किसका, इलेक्ट्रॉन का। कैसा इलेक्ट्रॉन, जो स्कैटर हो चुका, किससे, निकेल क्रिस्टल से, जो इलेक्ट्रॉन गन से निकला था। और पता चला कि जैसे डिफ्रैक्शन, आप लोग में से जो लोग क्लास किए हैं या फिर घर पर पढ़े हैं, तो डिफ्रैक्शन में आपको पता चला होगा, वहां पर बताया गया था कि क्या डिफ्रैक्शन में क्या सीखे थे, अगर स्लिट का साइज अगर बहुत छोटा हो, बहुत छोटा मोटा से काम नहीं चलेगा, कितना छोटा होना चाहिए, ऑब्स्टेकल जो है, जो वेव है उसके वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, तब वहां पर रेडिएशंस, वेव्स जो है, मतलब रेडिएशन जो है वो वेव थ्योरी को फॉलो अप करता है। डिफ्रैक्शन में दिखाया गया था कि जहां पर शैडो बनना चाहिए वहां पर भी लाइट पहुंच जाता है, साउंड पहुंच जाता है। लाइट तब पहुंचता है जब ऑब्स्टेकल बहुत छोटा हो, साउंड के लिए तो खुला हुआ है, कहीं भी पहुंच सकता है, उससे मतलब नहीं। डिफ्रैक्शन में पहले पढ़ा चुका हूं, पहले का नहीं देखा तो पहले डिफ्रैक्शन का पैटर्न देख लो, वहां पर थप्पा टाइप का बनता है, याद होगा, बताया गया था, बीच में ब्राइट और ऐसे कभी इधर कभी उधर छोटा, इधर डार्क ब्राइट, वो भी एक पैटर्न पे नहीं, इंटरफेरेंस पे बिल्कुल पैटर्न पे से होता है। खैर वो मैं इस पर बात नहीं कर रहा, फिर 50 मिनट लग जाएगा हम लोगों को फिर डिफ्रैक्शन याद करवाने में। डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ो तो पहले डिफ्रैक्शन पढ़ लेना। क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन गन लिया गया, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया निकेल क्रिस्टल के ऊपर, निकेल का क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर दिया। डिटेक्टर लगाया गया, डिटेक्टर ने इंटेंसिटी नापा इलेक्ट्रॉन का, और पता चला कि एक खास वोल्टेज पर, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन जादू से थोड़ी बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप किया गया था, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था एक खास वोल्टेज पर और एक खास एंगल पर जब स्कैटर कर रहा था। कौन स्कैटर कर रहा था, निकेल क्रिस्टल। तो इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा दिख रहा था, बाकी जगह पर कम। एग्जैक्ट वैल्यू भी दिया हुआ कितने डिग्री पर, कितने वोल्टेज पर, बट वो कभी और बताऊंगा, इस बार ये आ नहीं रहा है। बोलने का मतलब है कि एक खास एंगल पर ज्यादा इंटेंसिटी, और फिर सब जगह पर थोड़ा कम, थोड़ा नहीं, कभी थोड़ा, अचानक से एक खास एंगल, एक खास वोल्टेज पर ज्यादा। ऐसा ही तो डिफ्रैक्शन में होता है। और डिफ्रैक्शन हम लोग 5 करोड़% कंफर्म है कि वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन को कंफर्म करता है। इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को निकेल के क्रिस्टल, निकेल का क्रिस्टल बिल्कुल इवनली स्पेस्ड होता है, निकेल का क्रिस्टल बिल्कुल इवनली स्पेस्ड होता है, तो उसके बीच का जो ऑब्स्टेकल है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बहुत कम होता है, जो कि जरूरी है डिफ्रैक्शन होने के लिए, पहले हम लोग कर चुके हैं। निकेल का क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से मारा गया डेविसन जर्मन द्वारा, और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया गया। देखा गया एक खास वोल्टेज, एक खास एंगल पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था, जो कि डिफ्रैक्शन में भी होता है, बीचों बीच पर बहुत ज्यादा। उसके बाद एक खास जगह पर ब्राइट, बाकी जगह पर डार्क, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा कम, एक खास जगह पर ज्यादा। यही पैटर्न फॉलो किया गया जब डेविसन जर्मन ने 1928 में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट किया तब,
और आज 100 ईयर्स के बाद, 100 नहीं 90 91 ईयर्स के बाद ये कंफर्म है कि ये हमको इलेक्ट्रॉन के साथ ही नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब के साथ ये पैटर्न जो है वो शो हो जाता है। डिफ्रैक्शन जैसा फेनोमेना हम लोग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब के साथ ऑब्टेन कर सकते हैं। उस समय जब किया गया था तो रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था। अब हर मतलब बढ़िया साइंस का स्टूडेंट इस बात को जानता है कि फास्ट मूविंग पार्टिकल अगर माइक्रोस्कोपिक हो तो वो डिफ्रैक्शन जैसा फिनोमेना शो कर सकता है, और डिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना सिर्फ वेव शो करता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बीच में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, कभी मौका मिला तो एंगल और फोटो सब बना के बताऊंगा। ग्राफ इस बार आपका आ नहीं रहा है बोर्ड के एग्जाम में, बट इस चैप्टर के बीच में कनेक्टिव है, इसलिए थोड़ा सा याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि वेव नेचर ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वाज लेटर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट इन 1928। इससे इनका हाइपोथेसिस क्लियर हो गया, और उसके बाद केवल अपने हाइपोथेसिस के लिए 1 साल के बाद डी ब्रॉय को नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का मिला। इन्होंने एक भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का नहीं है, वो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बाद ही पहली बार इसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हुआ। ठीक है, तो बाकी हम लोग अब इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो कभी मौका मिलेगा तब, बट इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना होगा वो अभी हमें जानना है। ठीक है, तो यही टॉपिक है आपका। नेक्स्ट लिखो टॉपिक, डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इसी का प्रूफिंग इस चैप्टर में आएगा। ये लिखने के लिए तो आएगा नहीं, व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये आपका 12th का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। बाकी जिनका थोड़ा सा छूट गया नोट कर लेना, और लैंग्वेज जरूर देखना, ये नहीं कि बस दोस्त से कॉपी लेकर लिख लिए, दोस्त से कॉपी लेकर के किस तरह का चैप्टर क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसी से मतलब ही है, और इसी पर क्वेश्चन भी है। डी ब्रॉय, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस चैप्टर में प्रूफिंग वाला एक ही टॉपिक था। कोविड लेके सिलेबस कम होने से मतलब नहीं है, इस पूरे चैप्टर में हमें प्रूफिंग इसी टॉपिक का पढ़ना था कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना होता है। तो आप लोग में से सब लोग अबव एवरेज है, इसका प्रूफिंग याद भी रहता है, और मेरे को बताने का जरूरत नहीं है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, मेरे को अगर गेस करना पड़े जेईई मेंस एडवांस के लिए और स्कूल एग्जाम के लिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चांसेस ज्यादा है। बट नीट वालों का दोनों से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चैप्टर 2 क्वेश्चन देता है नीट के एग्जाम में, तो फोटो इलेक्ट्रिक से भी क्वेश्चन है, डी ब्रॉय से भी है। हमारा मतलब मेंस एडवांस में एक ही आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली फोटो इलेक्ट्रिक से आएगा, लेकिन मेरे बोलने से नहीं होता, हो सकता है इसी से आ जाए, है ना। तो इसलिए इसको पकड़ करके रखना है। कंसीडर दैट एन इलेक्ट्रॉन है, मास m है, चार्ज E है, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किए हैं, और वो एक एनर्जी पकड़ लेगा। कितना एनर्जी पकड़ लेगा? 10th का, 11th का, 12th का, सबका फॉर्मूला V बराबर पढ़े थे हम लोग, W by Q। तो दिस W इज इक्वल टू V इंटू Q। यही वर्क डन एनर्जी है, यही V पोटेंशियल है, Q इलेक्ट्रॉन का है, तो EV हो गया। दिस इज EV, दिस इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल। मतलब इस केस में वो पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और जब वो एक्सेलरेट कर गया मतलब उसके पास एक एनर्जी आ जाएगा। कौन सी एनर्जी? तो शुरू से ही हम लोग जानते हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये अगर यहां से v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2E बाई m। तो v बराबर कितना हो जाएगा? √2 काइनेटिक एनर्जी। ये एरा गैरा एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है, याद रहेगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये सबसे नहीं, हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालना था। डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला भी आप लोग देखें क्या होता है, h बाई एम बी, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम। v के जगह पर अभी देखें, v के जगह पर कितना आ गया? 2 रूट के अंदर 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m। इस m को रूट के अंदर कर देंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, नहीं m को रूट के अंदर कर दो तो m स्क्वायर हो जाता, तो उस m स्क्वायर से m कट जाता, तो ऊपर ही एक m रह जाता। ये देखो यहाँ पर रह गया, लैम्डा इक्वल टू h बाई 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और ये काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यहाँ पर है, काइनेटिक एनर्जी यही था। दिस इज E भी यहाँ पर अगर सेट कर दें, इसके जगह पर E इंटू V सेट कर दें, तो ये हमारा डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ गया। h, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और जिस वोल्टेज से तुम एक्सेलरेट किए थे ये तो तुमको देना ही पड़ेगा। यहां से हम लोग डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये सारा फॉर्मूला काम करेगा, ये सब का सब काम करने वाला है।
ठीक है, ओके। और इसमें ही आपकी किताब में दिया हुआ है कि h का वैल्यू तो हमें मालूम है, दिस इज 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो याद है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 क्या होता है, अरे ग्राम में कि किलोग्राम में, -31 ही होता है, हाँ -31 kg, तो -31 ग्राम होता है ना। चलो तो -31 kg, इन सबको पुट कर देना है यहाँ पर। तो इस पर देखो ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये तो तुम दोगे ना, इस वोल्टेज से तुम एक्सेलरेट करवाओगे तो तुमको देना। तो इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 12.27 बाय रूट भी, और ये एंगस्ट्रॉन में आएगा। और ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला इस चैप्टर का। ये फॉर्मूला आप यहाँ वहां जहां वहां तब वहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज ओनली when it is mentioned that it is de Broglie wavelength of an electron, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हो तब ये यूज करोगे। de Broglie wavelength of a fast moving microscopic particle, तो ये सब यूज कर सकते हो। de Broglie wavelength वर्ड नहीं लिखा रहेगा तो तुम इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज भी नहीं कर सकते। ओके सो ओके बनाओ, दिस इज de Broglie wavelength of an electron, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग का बात है कि वेलोसिटी तो होना चाहिए, वेलोसिटी ही नहीं तो मोमेंटम ही नहीं, तो मूव ही नहीं करा तो उससे de Broglie wavelength नहीं निकलेगा। सॉरी, चलो एक दो क्वेश्चन बना के देखते हैं। ये बोर्ड्स 2010, 2014 और सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ है। नीट से लेकर के जेईई मेन से लेकर के सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स ही वो सिलेबस है जिसमें कि तुम मेंस एडवांस लीडर स्कूल का क्वेश्चन में स्तर का अंतर नहीं पहचान पाओगे, इसमें इतना टफ है, इसमें इतना आसान है, वो आपको मॉडर्न फिजिक्स में नहीं मिलेगा। सब में एक ही जैसा क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या रहा है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों का एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट ही किया गया है। इस बार पोटेंशियल मतलब वोल्टेज सेम है, सेम वोल्टेज, कैपिटल वी लिखना, वी कैपिटल वी, स्मॉल वी से फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर स्मॉल वी तो वो लाएंगे नहीं गेम में। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर de Broglie wavelength, बताओ कितना होगा de Broglie wavelength किसका किसका, अल्फा और प्रोटॉन का। तो एक बार याद कर लिया जाए, ये टॉपिक में पहले भी लिखवाया हूं, उसमें कुछ लोग वीडियो से नहीं बनाए हैं नोट्स, दिक्कत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था जिसमें कि आपको बताया गया था एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो गोल 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 घूमता है। गोल घूमते समय रेडियस वाला जो क्वेश्चन बताया था आपको, उसमें भी ये सब चीज लिखवाया गया था कि प्रोटॉन का अल्फा का कितना कितना रेशियो होता है, उसका काम पड़ेगा। ये तो आसान चीज है, मैग्नेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टफ चैप्टर, वो अगर आपको नहीं याद तो दिक्कत होगा। ये तो अगर मेरे नोट से नहीं भी याद होगा तो कहीं से भी याद करके बना लोगे, इसमें दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक्स अगर आपका क्लियर नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आप फेल करने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में। 24-23 नंबर आएगा, फेल कर जाओगे। 28-30 नंबर का अकेले वो चैप्टर है ना, तो लटक जाओगे। ये तो ठीक ही है, मेरे से नहीं तो कहीं दूसरे जगह से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बात हो रही थी, तो पहले कंपेयर वगैरह याद कर ले एक बार। अल्फा पार्टिकल का मास अगर m है, नहीं प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, कितना 4m। और चार्ज का काम पड़ेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर E है तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, कितना 2E। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को बनाना। लैम्डा का रेशियो निकालना है, ऊपर किसका रखना है, ऊपर प्रोटॉन का है तो लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा। वोल्टेज वाला बात कर रहा है, मतलब वोल्टेज वाला फॉर्मूला रखेंगे ये वाला। सो दिस इज h बाई √2 रखे, m रखे, e रखे, v रखे, फिर h रखे, रूट रखे, 2 रखे। मास कितना हो गया 4m, e कितना हो गया 2e। v सेम है इस क्वेश्चन में, तुमसे हो सकता है जो क्वेश्चन पूछे उसमें v का भी रेशियो कुछ दिया हुआ हो, इसमें सेम है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। बाकी अब आपकी बारी आ गई, ये कट गया, रूट भी कट गया। और बताओ 2 इंटू 4 है, 24 मत लिख देना, जीरो तुम लोग आज के नहीं हो, ये ऊपर चले गया 2 4 m 2 e, फिर ये नीचे ये रह गया 2 m e, तो ये m 2 2 e कट गया। √8
रेशियो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंपेयर वाला जो क्वेश्चन है वो इस पर था। चार्ज पार्टिकल को रखोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो वो गोल 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 घूमने लगेगा और उसमें दो तरह का फोर्सेस बराबर हो जाता था, याद हो रहा होगा, बी क्यू वी बराबर उसमें हो जाता था एम वी स्क्वायर बाई आर। साइक्लोट्रॉन का भी प्रिंसिपल इस बार साइक्लोट्रॉन आ नहीं रहा है वैसे तुम्हारा, यहां से v बराबर आता था बी क्यू आर बाई एम। इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ रेशियो वाला मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसमें चार्ज ऐसे ही दो का दिया हुआ रहेगा, अल्फा का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, रेडियस का रेशियो, कभी मास का रेशियो, कभी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो कभी एनर्जी का रेशियो। ये वहां पर बहुत बार पूछा जा चुका है। इधर भी चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन रेशियो वाला ही पूछा जाता है। इसका कोई मीनिंग नहीं है इस चैप्टर में, बट ये जरूर एक बार याद कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड में ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो फेल तो नहीं करोगे, मैग्नेटिक क्लियर नहीं है तो फेल ही कर जाओगे बोर्ड के एग्जाम में। तो ये बच्चों बोर्ड 2009 का ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये तुम लोग बना करके देखो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इस बार भी का रेशियो निकालना है। टू एक्सेलरेट, इस बार गेम में है ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है। इस बार सेम क्या है, सेम डिब्रोए वेवलेंथ है। तुमको रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल निकालना है। निकाल के देखो, बताओ कैसे कैसे होगा। इसी फॉर्मूला पर बनाना है। पहले बातचीत कर लो। मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है, प्रोटॉन नहीं है, ड्यूट्रॉन है। मास ऑफ ड्यूट्रॉन अगर m है, अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? 2m ही रह जाएगा बस, है ना। न्यूट्रॉन का तो मास खुद ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है। 2m हो गया। चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अगर E है तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e ही रह जाएगा, नहीं? अरे हाँ ना बोल रही। ड्यूट्रॉन ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम है ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। अभी लैम्डा ही बराबर है तो मतलब लैम्डा पी बाई लैम्डा पी नहीं, लैम्डा डी बाई लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m e। v अलग अलग है भैया, तो vp बाई h बाई 2। मास की जगह पर कितना हो गया इस बार? 2m ना। चार्ज की जगह पर 2e और v अलग अलग है, v अल्फा। ठीक है। इस बार कौन सेम है? इस बार डिब्रॉय वेवलेंथ ही सेम है। इस बार ये दोनों सेम है, ये दोनों ही सेम है। इस बार यही दोनों सेम है। तो ये कट गया, कितना हो गया? ये वो एक ही बार में कट गया, नहीं? तो 1 इज इक्वल टू इधर से h से h कट जाएगा, 2 से 2 कट गई, m e कट गया। कितना बच गया? ये 4 बचना लग रहा है, नहीं? 4 लेकिन डिनोमिनेटर में है ना, मतलब रूट 4 है। रूट 4 मतलब 2 ही हुआ ना। रूट 4 मतलब 2 है, ये 2 ऊपर चले गया 2 और रूट के अंदर हो गया v अल्फा बाई वीपी। लेकिन हमें वीपी नहीं, वी डी था एक्चुअली। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 4 v अल्फा वी डी। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमें वी डी बाई वी अल्फा चाहिए। वी डी बाई वी अल्फा इक्वल टू कितना होगा? नाउ 4:1। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो इस 4:1 आ गया। और थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे डिब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो बाद √h/1। स्कूल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक से जब मेंस एडवांस नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है तो भी इसी रेंज का क्वेश्चन ही पूछा गया है, रेशियो निकालने वाला। ठीक है। तो डिब्रॉय वेवलेंथ पे एक ही प्रूफिंग आपको पढ़ना था, डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थ्योरी जो 11th केमिस्ट्री में पढ़े हो वही 12th फिजिक्स में भी है। और ये हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन खत्म हो गया। एक क्लास में पूरे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का न्यूमेरिकल रहेगा, दोनों का न्यूमेरिकल, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक का भी और इसका भी। फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।